हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम ऑल। और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस और बोर्ड आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जितना इतना इम्पोर्टेंट है तो इस पे रिलेटिवली टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 15 से 20 लेक्चर्स हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बनाने वाले हैं, ताकि इस चैप्टर को आराम से धीरे धीरे और अच्छे से स्टडी किया जाए, ताकि इससे जो स्कोरिंग होने वाली है वो आपकी पूरी स्कोरिंग हो, एक भी नंबर यहाँ से आपका ना कटे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बार आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। ज़्यादा कुछ इसमें थ्योरेटिकल है नहीं अभी इस टॉपिक की जहाँ तक बात की जाए तो। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर इन पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि इसको समझा जा सके। ठीक है, और इस टॉपिक को हम ट्राई करेंगे आज ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डेरिवेटिव रेट मेजर में क्या होता है, मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है ना, y मान लो t का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं t में चेंज करता हूँ, सपोज करो डेल्टा t, स्मॉल चेंज मैंने t में किया, तो ऑब्वियस सी बात है y में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो y में मान लो चेंज आया डेल्टा y। ठीक है, दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग चेंज। ठीक है, ये चेंज होगा, ये तो एक्सपेक्टेड है, कोरस्पॉन्डिंग चेंज है ये आपका। ठीक है, अब होता है क्या है कि अगर मैं ये लिखूं डेल्टा y बाई डेल्टा t, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, कि t में जितना चेंज हुआ उसके कोरस्पोंडेंस में y में कितना चेंज हुआ। ठीक है ना, तो हम बात करना चाहते हैं, देखो डेल्टा t यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमने स्मॉल माना है, तो हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि अगर थोड़ा सा भी चेंज हो, डेल्टा t अगर टेंड्स करे 0 पे, तो उस टाइम पे क्या चाहिए होगा आपको। ठीक है ना, तो अगर ये कंसीडर किया जाए कि इस पे लिमिट लगा दी जाए, डेल्टा t इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा t विल बी रिप्लेस्ड बाई dy बाई dt। तो आप dy बाई dx बढ़ते आए और डिफरेंशिएट कर देते, उसी तरह से dy बाई dt बाई t का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में होगा। तो जो dy बाई dt है वो बेसिकली आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, y विद रिस्पेक्ट टू t। भाई y का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू t है, लेकिन कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब तक dy बाई dt पढ़ते आए थे, क्या होता है, तो इसको हम ऐसे सोचेंगे कि रेट ऑफ चेंज की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें आप, डेरिवेटिव को अगर रेट मेजर की तरह सोचो, तो dy बाई dx जैसे मैं लिखूं, सपोज करो कोई लिखे dy बाई dx क्या है, तो dy बाई dx क्या है अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको क्या कहां से पता चलेगा, dy बाई dx। ठीक है, ये कांसेप्ट है सिंपल सा, कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे जनरली रेट ऑफ चेंज पूछा जाएगा आपको, तो किसी मतलब बेसिक टर्म का रेट ऑफ चेंज आपको गिवन मिलेगा, उसका यूज करके किसी और चीज के बारे में आपसे रेट ऑफ चेंज डिमांड किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो एक सर्कल है। ठीक है, और सर्कल की रेडियस मान लो इंक्रीज हो रही है, सर्कल की रेडियस बढ़ेगी तो उसकी सरकमफेरेंस भी बढ़ेगी, उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो मान लो रेडियस चेंज हो रही है, dr बाई dt दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इस रेट से चेंज हो रही है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज बताओ, तो सरकमफेरेंस c से लिख देता हूं, कितनी होती है भाई, 2 पाई r। तो सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे निकालोगे आप, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, तो dc बाई dt चाहिए, तो डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, 2 पाई, आगे r का क्या आ जाएगा भाई, dr बाई dt। नाउ dr बाई dt यहां पे गिवन है आपको, इट विल बी 6 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इस आइडिया यही होगा कि आपको एक रेट ऑफ चेंज गिवन मिलेगा और उसके बेस पे आपको किसी और मतलब टर्म का आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से सोचा जाएगा कि जो गिवन है और जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है उनमें क्या रिलेशन है। जैसे गिवन है r का रेट ऑफ चेंज और निकालना है सर्कमफेरेंस का r के साथ क्या रिलेशन है, वो हमें सोचना है, बस उसके बाद डिफरेंशिएशन बचता है।
ठीक है ना। तो ये है हमारा डेरिवेटिव एज रेट मेजर। तो किसी भी किसी भी टर्म का रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी और के रेस्पेक्ट में, तो सिंपली उसको उस जैसे y का रेट ऑफ चेंज निकालना है t के रेस्पेक्ट में, तो y को t के रेस्पेक्ट में क्या कर देना है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है भाई, ये बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे। तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने पहले 4 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, वो एक बार डिस्कस हो ही गया है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल दी हुई है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या है, x इज द लेंथ, y इज द विड्थ। ओके, नाउ x जो है, अब ये वेरिएबल रेक्टेंगल है, लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, x है वो लगातार बढ़ रहा है किस रेट पे, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या गिवन है अभी, dx by dt, यूनिट आपको यहाँ से पता चलेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड है तो dx by dt कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो बढ़े तो हमेशा क्या लेना है, प्लस, इंक्रीजिंग तो प्लस। अब y है वो चेंज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो स्पेसिफाई कर रखा है तो माइनस लेना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, -3 हो गया। तो यूनिट ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा यार, तो +5 -3। अब क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ चेंज बताओ पेरीमीटर का और दूसरा एरिया का। कब, जब इसकी मतलब जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल की बात करें, P इज द पेरीमीटर, तो क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम x + y। भाई इनका रेट ऑफ चेंज पता है तो इनकी टर्म्स में आना चाहिए, तो आ गया ये तो हमें चाहिए dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो क्या आएगा, 2 आगे, x का dx/dt + y का dy/dt, और ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो आएगा 2 टाइम 5 है और ये माइनस का 3 है, तो इट विल बी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। इसी तरह से दूसरे में कह रहा है एरिया का बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, तो एरिया क्या होता है, x * y। तो यहाँ दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, बोथ आर वेरिएबल, तो हमें चाहिए dA/dt। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x y का आ जाएगा dy/dt प्लस y एज इट इज x का आ जाएगा dx/dt। भाई x के रेस्पेक्ट में मत कर देना क्योंकि t के रेस्पेक्ट में दिया गया है और रेट ऑफ चेंज निकालना है t के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा, अब देखो x कितना है कब बताना है, इसीलिए दिया हुआ है x 20, तो 20 * dy/dt कितना है, -3 प्लस y कितना है, y है 15 और dx/dt कितना है अभी 5। तो यहाँ से देखो -60 आ रहा है प्लस 75 आ रहा है, तो आप देख सकते हो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो जाएगा। सिंपल है। तो आपको बिल्कुल बेसिक चीजों का रेट ऑफ चेंज गिवन था और उनसे रिलेटेड और टर्म्स का रेट ऑफ चेंज पूछा था, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करने का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, एक सर्कल के बारे में बताया गया है। सर्कल में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर। तो कह रहा है कि रेडियस बताओ क्या होगी। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं हम क्या क्या गिवन है। तो सर्कल में क्या है, सर्कल गिवन है, एक सर्कल में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो मान लो सर्कल की रेडियस हम मान लेते हैं r है। तो कब पता नहीं है, उस टाइम पे बात करनी है जब ऐसा कुछ हो रहा हो। इसका मतलब जब dA/dt इज इक्वल टू कितना है d, और डायमीटर को मैं कैपिटल D लिख देता हूं अभी के लिए, dd/dt। ठीक है, अब इनको लिखते हैं भी क्योंकि हमें r की टर्म में आना, r निकालना है। Now area can be expressed in terms of r and diameter can be expressed in the terms of r। तो हम r में ले आएंगे पूरे क्वेश्चन को। तो now area क्या होता है अभी, πr²। ठीक है, और diameter क्या होता है 2r। तो यहाँ पे यूज करेंगे। तो dA/dt क्या आएगा 2πr, फिर r का मत भूल जाना क्योंकि r चेंज हो रहा है, भाई एरिया चेंज हो रहा है तो r ऑब्वियस सी बात है चेंज हो रहा है। तो dr/dt इज इक्वल टू यहाँ पे 2r का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2dr/dt। Now r is changing तो dr/dt 0 तो है नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा πr = 1। तो पूछा है r क्या होगा उस टाइम पे, तो r की वैल्यू कितनी आएगी इस टाइम पे 1/π यूनिट्स, सेंटीमीटर जो भी यूनिट दी हुई है उस टाइम पे। दिस इज द रेडियस। क्लियर है, आगे चलते हैं। सरफेस एरिया निकालना है आपको एक स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर के सरफेस एरिया की बात हो रही है कब, जब इसका वॉल्यूम है इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट एज इट्स रेडियस। तो इसका मतलब क्या है, स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर दिया होगा आपको इस तरह से। ठीक है, तो एक स्फीयर में क्या है, जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है
वॉल्यूम भी लिख देता हूँ मैं। तो dv बाई dt इसके इक्वल दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, सेम रेट पे चेंज हो रहा है जिस पे रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये गिवन है, तो क्वेश्चन पूछा सरफेस एरिया क्या होगा, तो भाई इसके लिए देखो वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है। सरफेस एरिया की टर्म में तो नहीं ला सकता मैं सीधा, वॉल्यूम को मैं आर की टर्म में लाऊंगा। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से dv बाई dt करोगे क्या मिलेगा 3 आगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और आर का आएगा dr बाई dt, क्योंकि यहाँ पे कितना है dr बाई dt, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस चेंज हो रही है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमें रेडियस मिल गई। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से हम एक्चुअली क्या करते हैं रेडियस निकालते फिर सरफेस एरिया निकालते, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है सरफेस एरिया ही है, तो सरफेस एरिया कितना आ गया आपका 1 आ गया। वरना हमारा एक्सपेक्टेड जो तरीका था वो क्या था कि हम यहाँ से रेडियस निकाल देंगे, रेडियस निकालने के बाद हम सरफेस एरिया निकाल देंगे, लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि सीधा ही क्या आ गया सरफेस एरिया आ गया, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक कर्व दी हुई है x क्यूब इज इक्वल टू 12y, ठीक है, और हमें क्या पूछा गया है कि वो इंटरवल बताना है, ठीक है ना। इंटरवल मतलब x की वो वैल्यूज बतानी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कर्व दी हुई तो x के एक्सिस के अलावा हम इंटरवल निकालना चाहेंगे, तो इंटरवल निकालना है जहाँ पे एब्सिसा चेंजेस एट फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट, ठीक है ना। एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में समझने की चीज है, उसने कहीं भी ये नहीं बताया कि कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फास्ट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब समझो क्या है, हो सकता है ये इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, और ये भी इंक्रीज हो रहा हो, तो ये ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा। हो सकता है ये इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा हो, तो रेट ऑफ चेंज की जहां बात आ रही है तो यहाँ पे कहोगे रेट ऑफ चेंज इसका तो पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, इससे बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो एफ सीधा है x, वो dx बाई dt आ गया 5, और मान लो dy बाई dt आ गया आपका -7, ठीक है। तो x इज आल्सो चेंजिंग एंड y इज आल्सो चेंजिंग, ठीक है। तो चेंज की बात हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज की बात हो नहीं रही, कौन सा ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है अभी, तो क्लियरली आप कह सकते हो y चेंज हो रहा है ज्यादा तेजी से, भाई डिक्रीज हो रहा है मानते हैं, लेकिन 7 यूनिट पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये 5 यूनिट पर सेकंड के हिसाब से, तो कौन सा ज्यादा चेंज हो रहा है, ये ज्यादा मतलब फास्टर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो समझने की चीज है उसने कहीं मेंशन नहीं किया है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि x का जो रेट ऑफ चेंज है मैग्नीट्यूड वाइज बात करें वो y के रेट ऑफ चेंज से बड़ा होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रही है कि dx by dt का मोड इज ग्रेटर देन dy by dt का मोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कैसे समझ में आया कि उसने कहा है कि एब्सिसा चेंजेस एट ए फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि dx by dt का मोड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज पूछा है, ये नहीं बता रखा इंक्रीज या डिक्रीज, वो कहता है कि एब्सिसा इंक्रीजेस एट ए फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अगर ये कहता कि जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि एब्सिसा इंक्रीजेस एट ए फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट इंक्रीजेस, तो हम ये लिखते हैं वहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है इंक्रीज हो रहा है और ये भी पॉजिटिव है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने बोला है चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो चेंज में तो कुछ भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फास्टर रेट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो हमें क्या चाहिए इंटरवल निकालना है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो आप ये कर सकते हो dx by dt और dy by dt निकाल दो, या फिर अलग से क्या कर दो, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर दूं या इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, क्या आएगा dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, ठीक है, मॉडुलस पॉजिटिव होता है ना, तो लेस देन 1 आ जाएगा। नाउ दिस इज, तो ये तो हमें पता है, कोई नई चीज नहीं है हमारे पास, dy by dx लेस देन 1, तो dy by dx का मॉडुलस है वो 1 से छोटा आ रहा है, तो यहाँ से हम dy by dx सोच सकते हैं निकालने की, तो ये कर्व है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मैं t के रिस्पेक्ट में कर नहीं रहा हूँ क्योंकि t मैंने खत्म कर दिया, t के रिस्पेक्ट में करना चाहो तो आप t के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, फिर आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो ये मिल गया। यहाँ पे dy by dx देखो क्या आ रहा है, तो 3x square is equal to 12 into dy by dx, तो dy by dx कितना आ गया भाई, तो dy by dx आया x square by 4, तो dy by dx यहाँ पे रखूंगा मैं, तो ये आएगा x square by 4 का मोड इट शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो x square by 4 क्या होना चाहिए भाई, तो x square by 4 क्या आएगा -1 से 1 आएगा,
यही है ना। लेकिन x² 4 तो वैसे तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, ट्रू, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इधर की बात करते हैं बस। तो हमें मिलेगा x² <4, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, mod x, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो mod x आएगा। तो ये क्या देगा भाई, x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से फास्ट रेट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन चीजों को ध्यान से आपको समझना है कि चेंज बोला है, इंक्रीज बोला है, डिक्रीज बोला है, क्योंकि साइन साथ में जाते हैं। इंक्रीज है तो पॉजिटिव, डिक्रीज है तो नेगेटिव, चेंज बोला है तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो फास्ट कब होगा, फास्ट तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके रेट ऑफ चेंज का जो मैग्नीट्यूड है उससे क्या है, ज्यादा है, तो फास्ट रेट चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सिंपलीफाई करना था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस में लिख रहा हूं। फर्स्ट इज एट व्हाट पॉइंट ऑफ द इलिप्स, तो स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी होंगी, आज थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। 16x² plus 9y² is equal to 400, this is the ellipse we are given with। पूछा क्या गया है, does the ordinate and abscissa changes at the same rate। ठीक है, वो पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base, बेस फिक्स्ड है, बेस का फिक्स्ड बेस, और बेस की लेंथ कितनी है, फिक्स्ड कर दी गई है b, आर डिक्रीजिंग, और वो दो साइड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीजिंग किस रेट पे, एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन पूछा है हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिक्रीजिंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिक्रीजिंग, कब की बातें की गई है, when it is an equilateral triangle, when it is an equilateral triangle। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, इसको मैं वैसे ही समझा रहा हूँ आपको। एक लेडर है भाई, ठीक है ना, ऐसे मान लो एक दीवार है, यहाँ पे एक लेडर लगी हुई है इस तरह से, ठीक है ना, ए लेडर ऑफ लेंथ, तो लेडर की लेंथ दी हुई है, लेडर की लेंथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है कि इट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे हम खींच रहे हैं, तो पुल्ड अवे फ्रॉम वॉल एट 2 मीटर पर सेकेंड, इस रेट पे इसको खींचा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच हाइट on the wall, height of what, height of the ladder on the wall is decreasing when, कब बताना है भाई, when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी समझो क्या है कि भाई एक लैंप है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, देयर इज अ लैंप एट द हाइट ऑफ 6 मीटर। ये कितने मीटर की हाइट पे है भाई, 6 मीटर की हाइट पे है। यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी हाइट है 2 मीटर, सपोज करो इसकी हाइट कितनी है भाई, 2 मीटर। ओके, अब वो क्या रहा है कि दिस पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप। ठीक है, तो वो इधर से दूर जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप, और किस रेट पे जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, ऐसे कुछ है। ठीक है भाई, और ये है थोड़ा सा
ये इसकी हाइट है 2 मीटर, तो लैंप से क्या होगा, यहाँ पे शैडो बनेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि दिस पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप, लैंप से दूर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम लैंप एट व्हाट रेट, एट द रेट ऑफ मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, इस रेट से जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो उसकी शैडो है उसकी लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द शैडो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन अगले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है कि एक इलिप्स के ऊपर आपको पॉइंट चाहिए जहां पे जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, सेम। अब देखो ये वहां पे समझने की चीज यही है कि चेंजेस एट द सेम रेट। अब ये तो स्पेसिफाई नहीं किया इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो सकती है, एक इंक्रीज हो रहा हो एक डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन उनका रेट सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वो आपको समझने की जरूरत है कि इसका मतलब ये है कि dy by dt इज इक्वल टू dx by dt, ये मत समझ लेना इसको। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि dy by dt का मॉडुलस इज इक्वल टू dx by dt का मॉडुलस। अगर वो कहता ना कि बोथ आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट या बोथ आर डिक्रीजिंग एट सेम रेट तो हम प्लस लेते हैं, लेकिन अब मॉडुलस लेना है क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है। हो सकता है दोनों इंक्रीज हो रहे हो सकता है एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखोगे तो अगले स्टेप में मैं डिवाइड करूंगा, तो यहाँ आएगा dy by dx का मोड आ जाएगा कितना 1, तो हमें मिला कि भाई dy by dx कितना आएगा +-1, कि वो ये जो पॉइंट की बात कर रहे हैं ना वहाँ पे dy by dx +-1 आने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx को +-1 रखना चाहेंगे हम क्योंकि वो पॉइंट चाहिए ना हमें, तो पॉइंट निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट की क्या खासियत है, जिस पॉइंट पे ऐसा होगा उस पॉइंट की खासियत ये है कि एट दैट पॉइंट दैट द पॉइंट इज x रूट कोमा y नॉट। तो इस पॉइंट की क्या खासियत है कि इस पॉइंट पे dy by dx +-1 आएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, क्या आएगा 32x plus 18y एंड देन dy by dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे तो dy by dx कितना आ रहा है, तो dy by dx आप देख सकते हो आएगा -16x अपॉन 9y। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, तो दिस शुड बी प्लस और -1। ठीक है, तो दो केसेस हैं तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैं एक केस आपको समझा रहा हूँ, मान लो मैं लेके चल रहा हूँ -16x नॉट अपॉन 9y नॉट, उस पॉइंट पे ये मान लो -1 है। ठीक है, तो -1 होगा तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से हमें मिलेगा 16x नॉट इज इक्वल टू 9y नॉट। तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू रख देता हूँ मैं, क्या 9y नॉट अपॉन 16। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ रखोगे आप भाई, ये अब किसको सेटिस्फाई करेगा, x नॉट y नॉट जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है, एक दिस इलिप्स का पॉइंट है, इलिप्स का पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x नॉट की जगह क्या रख देता हूँ मैं 9y नॉट बाई 16 यहाँ पे रखूंगा, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x नॉट y नॉट यहाँ पे रखते हैं, x नॉट की जगह ये रख दिया तो ये आ जाएगा 81y नॉट का स्क्वायर बाई 16। ठीक है, एक 16 कट जाएगा प्लस 9y नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम दूं तो 144 आएगा, तो ये हो जाएगा 225 y नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 400। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो y नॉट की दो वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस क्या क्या आएंगी, यहाँ से स्क्वायर रूट 4 आएगा, यहाँ से 20 आएगा 80 हो गया, और नीचे से अगर देखें तो ये 15 आएगा, यहाँ से 5 से काट देते हैं 3 पे और ये 16 पे, तो y नॉट की दो वैल्यू आएगी +-16/3। ठीक है, और y नॉट की इन वैल्यूज के लिए x नॉट क्या आएगा, तो यहाँ रख देते हैं, तो x नॉट क्या आ गया इन वैल्यूज के लिए, तो यहाँ से हम देखेंगे x नॉट कितना आएगा प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस, तो जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ मैं। तो फाइनली मेरे को जो पॉइंट मिले वो मैं बता रहा हूँ, तो पॉइंट क्या आएंगे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो पॉइंट मेरे को मिले, एक तो y नॉट को मैं ले सकता हूँ +16/3, अगर +16/3 लूंगा तो x नॉट कितना आएगा, यहाँ पे 16/3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है -16/3 लूँ मैं, तो -16/3 लूंगा तो कितना आएगा भाई, तो -16/3 लेने पे आएगा -3। तो ये दो पॉइंट हैं जहां पे dy by dx मैंने कितना लिया था -1 लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप बात करोगे तो इन पॉइंट्स के ऊपर एक इंक्रीज हो रहा है एब्सिसा और ऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है, या फिर एब्सिसा डिक्रीज हो रहा है ऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे +1 ले सकते थे, +1 लेने पे क्या आते हैं, वो पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे
या तो दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आप अपने आप कंप्लीट करोगे यहाँ पे माइनस लेने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरह से सोल्व करना था। यहाँ पे क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया है कि किस तरह से चेंज हो रहे हैं, सिर्फ चेंज बोला है, तो चेंज तो कैसा भी हो सकता है, इसलिए मॉडुलस का लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी दो साइड हैं, जो इक्वल साइड्स हैं वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और उसका जो बेस है वो फिक्स्ड है। बेस की लेंथ कितनी दी हुई है अभी, b दी हुई है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है एरिया डिक्रीज होगा, तो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ कब, जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए। तो इक्विलैटरल कब बनेगी, जब आइसोसेलेस की जो अनइक्वल साइड्स हैं वो बेस के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो भाई ये मान लो आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये साइड फिक्स्ड है, कितनी है ये b, इसको मैंने मान लिया, तो मानना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, तो x मान लिया, तो ये भी क्या हो गया x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x दे रखा है, देखो जो इक्वल साइड है वो इस रेट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ dx/dt दिया हुआ है, डिक्रीज बोला है तो माइनस लगा दो अपने आप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो इसके लिए हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया किसकी टर्म में भाई, एरिया x की टर्म में, तो इसका एरिया निकालो। तो देखो एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये जो साइड है ये हाफ हो जाएगी b/2। ठीक है, b/2 आ गया, तो ये देखो क्या आएगा, क्योंकि हमें हाइट चाहिए, तो ये क्या आ जाएगी, पाइथागोरस लगा देंगे, दिस इज x, दिस इज b/2, तो ये आ रहा है आपका स्क्वायर रूट के अंदर x² - b²/4। ठीक है, तो एरिया देखो क्या है, हाफ इनटू बेस, बेस इज b, हाइट इज स्क्वायर रूट ऑफ x² - b²/4। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अगले स्टेप में। एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, तो b/4 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 4x² - b²। दिस इज द एरिया। तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x एंड b, b इज कांस्टेंट, तो अब हम dA/dt निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो ये आएगा b/4 तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, इसका आएगा 1/2, नीचे आ गया 4x² - b², उसके बाद इसका आएगा 8x, और फिर x का आ जाएगा dx/dt। ठीक है, अब कब निकालना है, तो हमें निकालना है एट x = b, जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए। तो इक्विलैटरल कब होगी, जब ये साइड b के इक्वल हो जाए, इस b के इक्वल, तो x = b। तो देखो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना आ जाएगा, dA/dt = b/4 इनटू, यहाँ रखो तो ये इसको 4 पे काट देगा। ठीक है, इट इज 4x इज b, अब हम यहाँ b रखेंगे तो ये आएगा √3b, एंड देन dx/dt कितना दिया हुआ है -3, तो इसको नेगेटिव कर देगा। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कट गया, एक b से एक b कट गया, ये इसको -√3 पे काटेगा, तो -√3 इनटू b, दिस इज द रेट ऑफ चेंज। तो क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। रेट एरिया इस रेट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेगेटिव क्या इंप्लाई कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये था आपको, मतलब एरिया को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना था, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे बनाना था, उसको सिंपलीफाई कर लेना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अगले दो क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनको समझना। ठीक है, तो मैंने इनकी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, वैसे ही समझा दिया आपको कि क्या पूछा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। तो देखो क्या है, एक लेटर है अभी, तो समझो इसको क्या है भाई, यहाँ पे ऐसे वॉल है, यहाँ पे एक लेटर लगी हुई है, और इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर दी हुई है। अब कह रहा है कि दिस फुट ऑफ द लेटर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर खींचा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो क्या चीज देखो इंक्रीज हो रही है भाई, ये थोड़ी कहोगे आप भाई, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो लेटर है यहाँ पे थी, सच दैट ये कितना था, x था, और ये कितना था, y था, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लिया मैंने। ठीक है, तो जब मैं इसको खींच रहा हूँ, इनिशियली मान लो यहाँ थी लेटर, अब मैं इसको खींचना शुरू किया, तो अब मैं इसको खींचूंगा तो क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, x इंक्रीज हो रहा है ना, x इज इंक्रीजिंग, जबकि y क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमसे हमें दिया क्या गया है, रेट पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेट ऑफ चेंज दिया गया है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, dx/dt, और dx/dt देख सकते हो बढ़ रहा है, तो इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड प्लस लूंगा। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेट एट व्हिच हाइट ऑफ द लेटर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये जो हाइट डिक्रीज होगी लगातार, तो ये हाइट क्या मानी हुई है, y मानी हुई है ना, तो हमें क्या निकालना है, dy/dt, तो dy/dt फाइंड आउट करना है। कब, तो कब फाइंड आउट करना है, व्हेन द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फुट ऑफ द लेटर, तो इसका मतलब जब x कितना हो, 4 हो, तो व्हेन
x इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है। तो भाई dx by dt दे रखा है, dy by dt चाहिए, तो हमें चाहिए x और y में रिलेशन, क्योंकि x दे रखा है, y का चाहिए, तो x y में रिलेशन चाहिए। बहुत आसान रिलेशन है, पाइथागोरस। दिख रहा है यहाँ पे? तो रिलेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में? t के में, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में चल रहा है सब। तो आएगा 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू कितना है? 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखूँ तो x कितना है? 4। तो अब क्वेश्चन है y क्या होगा? ये y भी पता है, जब x 4 है तो भाई पाइथागोरस y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो हमेशा कितना आएगा? 25 आएगा, क्योंकि ये 5 फिक्स कर रखा है। तो यहाँ पे इसको रखो, तो 2 इंटू x कितना है? 4 इंटू dx by dt कितना है? 2 प्लस 2 इंटू y कितना है? 3 इंटू dy by dt निकालना है, इज इक्वल टू सब कितना है? 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कितना आ गया? 16। तो यहाँ से आएगा 6 dy by dt इज इक्वल टू माइनस का 16। तो dy by dt कितना आएगा? तो माइनस 8 by 3। और नेगेटिव क्या इंप्लाई कर रहा है? कि y इज डिक्रीजिंग, इसमें मतलब हाइट इज डिक्रीजिंग। हो सकता है वो अंदर की तरफ इसको पुश करेगा तो हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो x उस टाइम पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको समझो क्या है। यहाँ पे दिया गया है आपको कि एक लैंप पोस्ट है 6 मीटर की हाइट पे, तो दिस इज द ग्राउंड लेवल। एक लैंप पोस्ट लगा हुआ है 6 मीटर की हाइट पे, मान लो यहाँ पे लैंप लगा हुआ है एंड दिस इज द हाइट 6 मीटर। ठीक है, देयर इज अ पर्सन हुज हाइट इज 2 मीटर। सपोज करो ये उसकी हाइट है 2 मीटर। अब वो क्या कर रहा है? इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, मतलब ये दूर जा रहा है इधर। ठीक है, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो ये सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे उस पे शैडो क्या होगी? दिस इज द लेंथ ऑफ शैडो। मानते हो ये चीज? क्योंकि लैंप पोस्ट यहाँ पे लैंप है, यहाँ पे उस पे हाइट इतनी है, तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये शैडो बनेगी। ठीक है, तो दिया क्या है? तो दिया है कि द पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप एट 2 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या दे रखा है भाई आपको? तो यहाँ पे देखो, ये जो ये चीज है ये चेंज हो रही है उसके जाने से। शैडो तो अलग चीज है ना ये। तो हमें ये मान लेना है, ये सपोज करो कितना है? x है। तो अगर ये x है तो क्या दे रखा है मेरे को? dx by dt दे रखा है, कितना? 2 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव क्यों लिया अभी? क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक है, मेरे को पूछा गया है कि शैडो का रेट ऑफ चेंज बताओ। तो शैडो का रेट ऑफ चेंज क्या आएगा? तो इसको मैं मान लेता हूँ शैडो की लेंथ कितनी है भाई? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये x है तो उस टाइम पे y है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि y का रेट ऑफ चेंज बताओ, dy by dt कब आएगा, कितना आएगा? ठीक है, करते हैं हम इसको। तो हमें x और y में रिलेशन चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो रिलेशन आएगा वो आएगा सिमिलर ट्रायंगल से। कैसे? आप ये छोटे वाली ट्रायंगल पकड़ो एक, ठीक है, और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल पकड़ो। ठीक है, तो है क्या? ये एंगल कॉमन एंगल है दोनों में। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ये 90 है, ये भी 90 है, और तीसरा ये एंगल भी क्या है? सेम है। पैरेलल लाइंस पे ये लाइन बना दी है, तो इसका मतलब तीनों एंगल सेम है। तो ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है 1 और एक ये बड़े वाली ट्रायंगल है 2, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा। तो अब मैं ये यूज करता हूँ। तो इस साइड के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं इसको लाऊंगा भी नहीं। तो इनकी बात करते हैं। ये साइड ली मैंने 2 मीटर और इसके कोरस्पोंडेंस में ये साइड 6 मीटर। ठीक है, अब ये साइड ली मैंने, तो ये साइड कितनी है भाई? y, और ये साइड कंप्लीट कितनी हो जाएगी? तो यहाँ x मत लिख देना, दिस इज x प्लस y। हो गया इसको? ये कट के कितना देगा? 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया? 3y आ गया। तो x कितना आया भाई? 2y। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन पूछा है कि dy by dt, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा? dx by dt इज इक्वल टू 2 टाइम dy by dt। तो dx by dt कितना दिया हुआ है? 2 इज इक्वल टू 2 टाइम dy by dt। तो यहाँ से आप देख सकते हो dy by dt कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। प्लस आने का मतलब क्या होगा? कि शैडो है उसकी लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। समझ में आया? आइए मूव करते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो दिया गया है कि क्वेश्चन इज, अब हम कुछ कौन को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या है भाई? स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। सैंड इज ड्रॉप्ड इन फ्रॉम ए पाइप, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ, at a rate of
12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, द फॉलोइंग sand form a cone on the ground, ठीक है। फॉलोइंग सैंड है वो कौन बना रही है, such that in such a way that at any time that the height of the cone is 1/6, ठीक है ना, of its radius at any time। तो इस तरह से कौन बनाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इज, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग कब भाई, when the height is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यहाँ पे कि a variable triangle is inscribed in a circle of radius r is fixed, ठीक है ना। if the rate of change of one side is r times the rate of change of the opposite angle, इसी साइड के opposite angle की बात हो रही है, ठीक है ना। then find the angle, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, क्या होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वाटर इज इन कोन पे बेस्ड है। वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। तो इसका मैं फिगर बना देता हूँ, ऐसे कुछ है इस तरह का वाटर टैंक आपके पास, ठीक है, इस तरह का है। अब इसके अंदर पानी डाला जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताया गया है अभी कि इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, वो फिक्स कर रखा है, एंड दैट इज tan इनवर्स 0.5, मतलब ये फिक्स्ड है वाटर टैंक ऐसा ही, ठीक है। वो क्या रहा है, इसके अंदर पानी डाला जा रहा है अभी, ठीक है ना। इसके अंदर पानी डाला जा रहा है किस रेट पे, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसका लेवल धीरे धीरे अप जाएगा। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम मान लो ये लेवल है इसका। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर राइजिंग, ठीक है ना। फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा कब, व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 4 मीटर, व्हेन द, या फिर ऐसे ले लो, व्हेन द लेवल ऑफ द वाटर इज 4 मीटर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, और उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं, बाद में देखेंगे, पहले इन 3 को ही करते हैं, जगह भी नहीं थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या है भाई, एक पाइप है उससे सैंड गिर रही है, यहाँ पे सैंड जब गिरती है तो क्या बना रही है, कोन बना रही है। कुछ भी बन सकता है लेकिन उसने स्पेसिफाई किया है, ठीक है ना। दिस फॉलिंग सैंड है, आपको क्या बना रही है, आपको कोन बना रही है। अब ये किस रेट पे गिर रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब समझने की चीज ये है कि भाई ये पूरी की पूरी सैंड इस कोन को बनाने में यूज हो रही है, ठीक है। तो ये कोन का साइज बढ़ रहा है ना, तो ये उसका एक्चुअली क्या ले रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, उसका रेट ऑफ चेंज है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि पूरी सैंड यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है भाई। अब दिक्कत ये है कि वॉल्यूम में तो 2 चीजें होती हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है कोन का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो r इज ऑल्सो चेंजिंग, h इज ऑल्सो चेंजिंग। तो अगर वो ये रिलेशन नहीं देता तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं हमसे, क्योंकि 2 वेरिएबल आ जाते हैं, कैसे सोल्व करते थे इसको। तो उसने एक रिलेशन दिया है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हाइट है वो कितनी है, 1/6 ऑफ द रेडियस। तो इस कोन की खासियत क्या है, h इज इक्वल टू r/6 ऑलवेज, ठीक है।
तो क्वेश्चन अब क्या पूछा है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है भाई, हम वॉल्यूम को पूरा h का फंक्शन बना सकते हैं और वॉल्यूम को पूरा r का बना सकते हैं। क्वेश्चन है करें क्या, तो उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछा है हाइट का, तो इसका मतलब हाइट का रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछा है, तो हाइट को बचाओ, रेडियस खत्म करो। तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल लेता हूँ, रेडियस कितनी आएगी 6h आ गई, ठीक है। तो अगर रेडियस 6h है तो हम वॉल्यूम को h का फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम क्या है एक बार ये देख लेते हैं, इट विल बी पाई then 36h square then h by 3, ये आ गया 12 pi h cube। now volume is a function of h, now dv by dt given है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं dh by dt ही मिलेगा मेरे को। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा dv by dt इज इक्वल टू यहाँ आएगा 36 pi h square and then dh by dt, ठीक है। तो d by dt कितना है अभी 12 है और इज इक्वल टू कितना है 36 pi, कब बताना है हाइट बता रखी है उसने, कब, जब मैंने हाइट 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 6 रखूंगा 36 आएगा dh by dt। तो यहाँ से सोल्व कर लो तो कितना आ रहा है भाई dh by dt जो है वो कितना आएगा, तो 12 इसको कितने बार देगा 3 पे, यहाँ पे देख सकते हो 1/108 pi, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस रेट पे हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इसकी, इस जो आपका जो फॉलोइंग सेंट से जो कोण बना है उसकी। क्लियर, आगे चलते हैं, अगले में क्या है, ए वेरिएबल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है। सर्कल की रेडियस फिक्स है भाई, रेडियस कितनी है कैपिटल R। अब कह रहा है कि उसका जो एक एंगल है ना, कोई भी एक एंगल पकड़ लो, वो या एक साइड है ना, वो उसके सामने वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डेंस में उसके बारे में कुछ पता है। तो देखो ऐसे कुछ है, लाइक दिस इज द सर्कल, ये मान लो कोई ट्रायंगल है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मान लो ये ट्रायंगल बनी, दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके सामने ए, इसके सामने बी हो गया, इसके सामने सी हो गया, ठीक है ना। तो होता क्या है भाई कि ये मान लेते हैं हम, ये साइड है और इसके सामने ये एंगल है, तो दे क्या रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द साइड, इसका मतलब dA by dt इज इक्वल टू r टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल। एंगल क्या है dA by dt, ये गिवन है, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो क्वेश्चन है हमें पूछा गया एंगल बताओ क्या आएगा, a क्या आएगा। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a स्मॉल ए और कैपिटल ए में कोई रिलेशन चाहिए और रिलेशन r पे बेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ये a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, साइन फॉर्मूला बताया था भाई 11th में क्या था, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, ये सब इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं ये, जो इस ट्रायंगल को आपका, जो भी ट्रायंगल आपको दी गई इसको जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल, ठीक है ना, उस सर्कल के डायमीटर इक्वल होते हैं। तो हमें तो इनमें रिलेशन चाहिए ना, a में और a में, तो हम इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2r sin a आया। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ऐसा रिलेशन मेरे को यूज करना है। तो क्या आएगा dA by dt कितना आ जाएगा, यहाँ से 2r, यहाँ से आएगा cos a एंड देन कैपिटल A भी चेंज हो रहा है तो dA by dt आएगा। नाउ स्मॉल dA by dt लिख सकता हूं मैं r d कैपिटल A by dt इज इक्वल टू कितना 2r cos a dA by dt। और dA by dt चेंज हो रहा है तो नॉन जीरो कट जाएगा, r से r कट जाएगा। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ cos a कितना आ रहा है 1/2, cos a अगर 1/2 आ रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 3, 60 डिग्री एंगल बनेगा। cos हाफ है 60 डिग्री पे होता है, तो इसलिए एंगल क्या हो जाएगा वो पूछा उसने, पाई बाई 3 इज द राइट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिलेशन एक्सप्लॉइट करना आपको। ये रिलेशन आपको चाहिए a में और उसके सामने वाले एंगल में, तो साइन फॉर्मूला हिंट ही रहेगा यहाँ पे। और हिंट ये है कि भी r क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसने r दिया है तो कहीं ना कहीं रेडियस से रिलेट करना है उसको। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये कौन का क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, लेकिन बस यहाँ पे पैरामीटर थोड़े अलग है। वहाँ पे हाइट और रेडियस में क्या दे दिया था रिलेशन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने सेमी वर्टिकल एंगल दे दिया है। तो क्या है, तो ये मान लो आपको कोण दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कोण है, इसके अंदर पानी डलेगा, तो कोण तो चलो फिक्स है, लेकिन वाटर लेवल तो बढ़ेगा ना भाई, यहाँ है फिर थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगा, फिर थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे कुछ होगा ना। तो मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वाटर लेवल की बात कर रहा हूँ, वाटर लेवल यहाँ है मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो सच दैट इसकी जो हाइट है ना वाटर लेवल की वो कितनी है h है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही से कर देता हूँ, ये हाइट ये है और ये इस टाइम पे रेडियस कितनी है r है,
ठीक है। इसकी हाइट रेडियस क्या है कोन की हमें दे नहीं रखी है, तो इसलिए हम सोचेंगे नहीं उसके बारे में, लेकिन ये पता है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, ये होता है दैट थीटा है। मान लो कि कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स हाफ दिया हुआ है, जिसका मतलब tan थीटा कितना है, तो tan थीटा कितना दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है आपको एक तरह से, तो यहाँ पे थीटा रिलेशन निकलवाएगा। भाई देखो दिया क्या है यहाँ पे, वाटर इसके अंदर जाएगा तो वॉल्यूम इज राइजिंग, वॉल्यूम किसका, इस कोन का वॉल्यूम थोड़ी राइज हो रहा है, वाटर लेवल से जो कोन बना है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये कोन अंदर बन रहा है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो दिया क्या है dv/dt कितना 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, प्लस क्यों लिया क्योंकि इंक्रीजिंग ना। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h/3, तो वही दिक्कत है ना कि r भी चेंजिंग, वही अगर लेवल बढ़ रहा है तो h भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें रिलेशन पता है tan थीटा हेल्प करेगा, कैसे, ये ट्रायंगल पकड़ो देखो, दिस इज r, दिस इज h एंड दिस इज थीटा, तो ट्रायंगल क्या कहती है कि r/h, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस शुड बी इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से कितना आया r इज इक्वल टू h इंटू tan थीटा, tan थीटा कितना है 1/2, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने रिलेशन दिया हुआ है r में h में, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो r की जगह h/2 रख सकता हूँ, यही क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वाटर लेवल के बारे में बताना, वाटर लेवल यही तो है ना भाई h, तो dh/dt ही बताना है मेरे को, तो इसका मतलब h में लेके जाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा पाई/3, r स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई h²/4 और इनटू h, तो इट टर्न्स आउट टू बी पाई/12 h³, तो डिफरेंशिएट करेंगे v के t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा dv/dt इज इक्वल टू 3 आगे आएगा पाई/4 हो जाएगा h² एंड देन dh/dt, अब सारी वैल्यूज रख दो, तो dv/dt कितना है, तो dv/dt है 5 पाई/4 h², h कितना है, कब बात कर रहे हैं जब हाइट 4 मीटर है, तो 4 × 4 और इनटू में फिर dh/dt यही निकालना है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ dh/dt आपका कितना आएगा 5/4 पाई, दिस इज द राइट आंसर, आया समझ में, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द हाइट, प्लस आने का मतलब क्या है कि हाइट इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फाइनल क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आज का, ठीक है। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको लिंक पकड़ने हैं कि क्या गिवन है और क्या मतलब निकलवाना चाह रहा है वो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है या रेट ऑफ चेंज बोला हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो क्वेश्चन और करेंगे हम, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस कर्व 6y इज इक्वल टू x³ प्लस, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर आपको पॉइंट निकालना है, एट विच, पॉइंट की खासियत क्या है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as x कोऑर्डिनेट, या ऑर्डिनेट सबसे बोल सकता था, उसने ये बोल दिया उसके बाद। जबकि सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें वो है हमारा कि ये ले लेते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ ए कोन इज फिक्स्ड 20 मीटर एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। अब वो क्या रहा है कि द सेमी वर्टिकल एंगल इज इंक्रीजिंग, कि जब ये किसी टाइम पे दिया हुआ है, शुरू में मान लो 30 था, सेमी वर्टिकल एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 डिग्री पर सेकेंड, इस रेट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस, क्योंकि हाइट तो चेंज होगी नहीं, हाइट तो उसने बता दिया है कि हाइट कितनी फिक्स कर दी है उसने, 20 फिक्स कर दी है, हाइट अगर 20 है तो उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या आएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये लास्ट दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आइडिया कोई नया नहीं है, इसके ऊपर आपको पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट की खासियत क्या है, तो मान लो पॉइंट है आपका x0 y0, तो पॉइंट की खासियत ये है कि उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 8 times
एज फास्ट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे लेके चलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वही आपको ध्यान रखना है कि dy by dt इज इक्वल टू, बच्चे लिख देते हैं dx by dt। ये गलत है कि उसने ये कभी नहीं बोला है कि इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, उसने चेंज की बात की है। क्या लिखना चाहिए हमें, dy by dt का मोड इज इक्वल टू dx by dt का मोड, ठीक है ना। अगर वो कहता है कि y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, तब मोड नहीं लगाते हैं। तो यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा dy by dx का मोड ही आ जाएगा कितना, 8। तो इसका मतलब इस पॉइंट की खासियत ये है अभी, तो dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, +-8 इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x0 y0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले तो आपको मिल गया 6y0 = x0 का क्यूब +2, एक रिजल्ट तो ये आ रहा है। दूसरा, इस पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, तो dy by dx निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं, 6 टाइम dy by dx बराबर कितना आ जाएगा, 3x²। तो यहाँ से हमें मिला dy by dx कितना है भाई, 3x²/2। अब कह रहा है dy by dx +-8, तो हम शुरू में तो ऐसे ही रखेंगे भाई। तो इस पॉइंट पे अगर बात करें तो आएगा x0 का स्क्वायर/2 इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे हिसाब से +-1। लेकिन फिर देखेंगे, रियलाइज करेंगे कि -1 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये दोनों इंक्रीज होंगे या ये दोनों डिक्रीज होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक इंक्रीज हो जाए और एक डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे दिस इज नॉट फिजिकल, बिकॉज x0 का स्क्वायर है ना, तो प्लस ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ से x0 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। तो x0 की दो वैल्यू आएंगी क्या, प्लस एंड माइनस √2। तो पॉइंट चाहिए ना आपको, तो पॉइंट क्या आएगा भाई, एक तो आएगा √2 ले लेता हूँ मैं। तो x0 का अगर √2 लूंगा तो यहाँ रखूंगा, तो √2 अगर यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, 2√2 प्लस 2/6। जबकि एक पॉइंट क्या आ जाएगा, क्यू जो पॉइंट आएगा वो आएगा -√2 ले लेते हैं, तो -√2 रखोगे क्या आएगा, 2 - 2√2/6। दीज आर द 2 पॉइंट्स जहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो 4 हम सोच रहे थे, लेकिन 4 नहीं मिल पाएंगे क्योंकि -1 का कोरेस्पोंडेंस नहीं मिलेगा, रियल रूट मिलेंगे ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मोड लगाना होता है शुरू में, तो क्या पता ये मिलना ना मिले ना मिले, लेकिन शुरू में तो मोड लगाना पड़ेगा। फाइनल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एक कोन है, उसका जो एल्टीट्यूड है, हाइट वो फिक्स कर दी गई। अब शुरू में जो एंगल था सेमी वर्टिकल एंगल, वो 30 लिया गया था और उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो रेडियस पे तो फर्क पड़ेगा भाई। ऐसी सिचुएशन है ना, मान लो आपके पास ये कोन है, सपोज करो ऐसे कोई कोन है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, शुरू में ये हाइट फिक्स कर दी, दिस इज 20 मीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा भाई, तो ये आपका मान लो ये आपका हो गया सेमी वर्टिकल एंगल, ये शुरू में है 30 डिग्री, तो मैं थीटा मानूंगा ना इसको, तो मैं फिक्स ही कर दूंगा। फिर रेट कहाँ से, रेट ऑफ चेंज क्या लगाऊंगा, तो मैं मान लेता हूँ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, थीटा है, ठीक है ना। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना हुआ है, थीटा दिया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कब बताना है, यहाँ पे बताना है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कब बताना है, जब थीटा कितना हो 30, अदरवाइज तो चेंज तो हो ही रहा है 2 डिग्री पर सेकंड के रेट पे। तो मैं थीटा मान लेता हूँ, तो क्या दे रखा आपको, d(θ/dt) दे रखा है, कितना 2 डिग्री पर सेकंड, ठीक है। अब डिग्री में तो हम बात करते नहीं, हम तो रियल नंबर में रेडियन में बात करते हैं, तो इसको रेडियन में बदलना बहुत जरूरी है। तो ये आएगा 2π/180, तो आ जाएगा π/90, ठीक है। और यहाँ पे अब सही है, रेडियंस पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको, तो रेडियस को थीटा से रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स है भाई, ये कितना है 20 है, ये चेंज होगी क्योंकि ये बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो r को इससे रिलेट करना बहुत आसान है, r का क्या रिलेशन है, तो देखा जाए तो r/20 कितना आ रहा है, tan थीटा में मिल रहा है। तो r कितना आएगा, यहाँ से देखोगे तो 20 × tan थीटा, तो हमें dr/dt निकालना है, डिफरेंशिएट कर देंगे, dr/dt कितना आएगा, 20 × tan का क्या आएगा, sec² थीटा, और फिर dθ/dt, ठीक है। अब थीटा कितना लेंगे, तो ये ध्यान रखना थीटा 30 लेना, किस पॉइंट पे बात करनी है, तो थीटा 30, देखो क्या आएगा 20, 30 पे कितना होता है, 2/√3 हो जाता है ये, तो 4/3 आ जाएगा। एंड dθ/dt कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ये π/90। डिग्री में मत रख देना इसको, क्योंकि रियल नंबर चल रहे हैं सारे, तो रियल के हिसाब से सोचेंगे ना, तो ये
क्या आएगा, देखो फाइनली 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर आ गया 8π/27। दिस इज द रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर लिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे यूनिट ले सकते हैं इसके साथ। आएगा समझ में। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, कब, व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है तो उसके कोरस्पोंडेंस में मतलब रेडियस एक्सपेक्टेड है चेंज होगी, तो इसका रेट ऑफ चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें, मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन यूज में है। बस आपको ये समझना है कि इंक्रीजिंग का मतलब प्लस, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस, कुछ भी ना दे, चेंज बोला है तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उसको आपको ओपन माइंडेड होकर सोचना है। ठीक है ना, अपने आप से ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि चेंज बोला है चलो पॉजिटिव लेके चल पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंज वगैरह देता है तो मॉडल्स लगाओ, अदरवाइज आप सीधा करो। ठीक है, मेन जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि किस चीज का रेट ऑफ चेंज दिया गया है, किस चीज का रेट ऑफ चेंज पूछा गया है, उनके बीच में आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और उस रिलेशन में बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कौन के क्वेश्चंस में देखा दो वेरिएबल आ गए थे, आर और एच, वॉल्यूम की जब बात हुई थी, तो वहां पे कहीं ना कहीं आर और एच में एक रिलेशन भी गिवन था क्वेश्चन में, तो वो मिलेगा। अगर नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन फिर दिक्कत करेगा बनने में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करने वाले थे हम। ठीक है, इसके साथ जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी उसको आप अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, और धीरे धीरे हम इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और ये मैंने बताया था कि टाइम इस चैप्टर में आपको काफी लगने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से इस चैप्टर को करना, पूरा आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ताकि यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस का जो हम फिर एंड करेंगे, लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो अंत भला तो सब भला, वही बात है ना। तो आपका अच्छे से हो जाना चाहिए, ताकि डिफरेंशियल कैलकुलस में कहीं कोई कमी ना रहे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।